नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्लास 6 एनसीईआरटी के साइंस के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिनमें से पहला था भोजन के घटक और दूसरा है वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की थी। भोजन एवं वस्तु की जो जानकारियां होती हैं वे सभी, इनके कुछ गुण होते हैं, वे सभी हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स में समाप्त कर चुके हैं। और अब जो तीसरा जो चैप्टर है वो है तंतु से वस्त्र तक, यानी कि 2 चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हम लोग तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमें वस्त्र एवं वस्त्र जिनसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत से साइंस क्लास 6 टू 12 तक के एनसीईआरटी के साइंस तथा हिस्ट्री इत्यादि के वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग भी आप अपने नीचे दिख रहे, अपने स्क्रीन के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने में कंजूसी ना करें और नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस यहाँ पे आप लोग को हो वो सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम लोग तंतु से वस्त्र तक जो चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसमें है तंतु क्या है और इसके प्रकार क्या हैं, यानी कि तंतु किसे कहते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पादप एवं जंतु स्रोत होते हैं। पादप एवं जंतु, जीव जंतु जो होते हैं वे स्रोत होते हैं किसका, तंतु के स्रोत होते हैं ये। तो इसमें कौन कौन से स्रोत होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें मुख्य रूप से हम कपास, पटसन, नायलॉन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। और आगे है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कताई एवं जैसे कताई होता क्या है और कताई की क्या क्या विधियां होती हैं, यानी कि कताई हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि कुछ औजार होते हैं कताई करने के लिए, कताई जो एक प्रक्रिया होती है उसके लिए कुछ औजार होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई क्या होता है और ये मतलब कितने प्रकार से बुनाई हम करते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम बढ़ते हैं एक नए सफर की ओर। सबसे पहला टॉपिक है तंतु क्या है और इसके क्या क्या प्रकार हैं। दोस्तों तंतु हम कहने से हमारा तात्पर्य होता है कि वह छोटी सी छोटी इकाई जो वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आप लोगों ने, मैं एक उदाहरण देता हूं जो आप लोग हमेशा मतलब कर चुके होंगे। आप लोग दीपावली आती है तो रुई को हाथ में लेते होंगे, या फिर तकिए वगैरह या फिर रजाई में भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो रुई होता है उसे आप ऐसे पकड़ के, जैसे ऐसे मान ली कि रुई है, ठीक है, तो इसे ऐसे पकड़ के और खींचेंगे। जैसे जैसे आप खींचते हैं तो उसकी लंबाई कम होती जाती है और जो बीच में जो होता है, बीच से वो रेशों की तरह, मतलब पतले पतले धागों की तरह, धागा नहीं होता है, वो पतले पतली संरचना की तरह बिखर जाती है। वो जो सबसे पतली संरचना होती है वे दोस्तों होती है तंतु। जो पतली पतली संरचना रुई को ऐसे करने के बाद, खींचने के बाद जो प्राप्त होती है वो तंतु होती है। और तंतु क्या होता है कि तंतु का काम क्या होता है, तंतु समझ गया कि वो जो रुई को खींचते हैं और जो सबसे छोटी यानी धागे की सबसे छोटी जो संरचना होती है वो तंतु कहलाती है। अब तंतु का कार्य क्या होता है दोस्तों कि तंतु से धागे बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो मान लिया कि ये तंतु है, ये बहुत सबसे पतला भाग है किसका, एक धागे का सबसे पतला भाग है जिसे हम तंतु बोलेंगे। तो विभिन्न प्रकार के 100,000 तंतुओं से मिलके धागे का निर्माण होता है। मान लिया कि ऐसे बालों के साइज से भी पतले पतले तंतु होते हैं, यानी कि बाल जितने मोटे होते हैं हमारे उससे भी पतले पतले तंतु होते हैं। तो वो सारे मिलके और जब एक साथ आ जाते हैं, ये सारे तंतु हैं, तो तंतु जब ये सारे मिलके और एक साथ आ जाएंगे तो ये क्या निर्माण करेंगे, ये निर्माण करते हैं, मान लिया कि एक धागा का निर्माण करते हैं। यानी कि तंतु से क्या बनता है, तंतु से क्या बनता है, धागा बनता है, तंतु से धागा का निर्माण होता है। ओके, तो आप लोग अभी तंतु समझ गए। तंतु के प्रकार होते हैं प्रकृति में, एक है प्राकृतिक, यानी कि जो हमें प्रकृति जो तंतु प्रदान करती है उन्हें हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। और दूसरा होता है मानव के द्वारा बनाया गया, जिन्हें हम संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक जो तंतु होते हैं उनमें कुछ उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, रुई, कपास, जूट इत्यादि। ये सभी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जो कि प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके अलावा हमें रेशम
ऊन इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो कि रेशम कोकून से प्राप्त होता है। कोकून नाम का एक कीट होता है जिनसे हम रेशम प्राप्त करते हैं। और ऊन प्राप्त करते हैं किनसे? बकरियों एवं भेड़ के जो ऊपरी बाल होते हैं उनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्रकृति द्वारा दिया गया है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानव सिर्फ करता क्या है कि इन सभी को तंतु को धागे में बदलने के लिए कताई करता है। ठीक है, कताई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ? ये सभी क्या है? तंतु के प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप के बिना बनाया गया तंतु है। ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। और अब दूसरा है संश्लेषित तंतु। ये क्या होता है? जैसे इसमें प्रकृति द्वारा कुछ नहीं किया गया है, ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया। ये सभी जो होते हैं ये विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पॉलिएस्टर, नायलॉन जैसे मानव निर्मित तंतुओं को बनाया जाता है, जिन्हें हम संश्लेषित तंतु बोलते हैं। यानी कि इन सब में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन ये सब जो है ये मानव द्वारा निर्मित तंतु है। तो प्रकृति में दो प्रकार के तंतु के स्रोत मौजूद हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा जो है संश्लेषित, जिन्हें हम मानव निर्मित भी कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप यदि देखेंगे तो इस सृष्टि में दो ही प्रकार के, मतलब पृथ्वी की बात की जाए तो दो ही प्रकार की वस्तुएं मौजूद होती हैं, एक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और एक जो है मानव जो बनाता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। वो भी प्रकृति द्वारा ही है, लेकिन उसमें कुछ संश्लेषण किया जाता है, कुछ प्रक्रियाएं की जाती है, उसके बाद वो वस्तु बनाई जाती है। तो प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु को आप समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है पादप एवं जीव तंतु। पादप तंतु क्या होते हैं? यानी कि जो जिन तंतुओं को हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पादप तंतु बोलते हैं। पेड़ पौधों से कुछ तंतुओं को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार फिर सुनिए, पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु को हम क्या बोलते हैं? पादपीय तंतु बोलते हैं। जिनके कुछ उदाहरण यहाँ हम दिए हुए हैं, ये दो है, ये पादप तंतु के उदाहरण है। पहला है कपास। तो कपास के बारे में हम कुछ अब यहाँ पे चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करते हैं। कपास आखिर होता क्या है? दोस्तों, कपास जो होता है वो हमें एक कपास पौधा एक होता है, उससे हमें प्राप्त होता है। और इसके जो रुई हम जो बनाते हैं, यानी कि इसका जो फल होता है, फूल जो होता है वो गोलाकार होता है, एक नींबू जितना शेप का होता है, लगभग उसी शेप का कपास का एक गोलक होता है, गोलाकार का होता है, जिन्हें हम गोलक बोलते हैं। कपास के एक गोलक को हम कपास गोलक बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम कपास बोलते हैं और ये हमें कपास नाम के पौधे से प्राप्त होता है। अब ये जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन, जो यदि हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है वो गुजरात राज्य में होता है। गुजरात राज्य में इसका लगभग 27%, भारत के 27% जूट कपास का जो उत्पादन होता है वो गुजरात करता है। इसके बाद नाम आता है महाराष्ट्र का, इत्यादि राज्यों का नाम इसके बाद आता है। ठीक है, और इसके लिए जो काली मृदा होती है, काली मिट्टी जो होती है, कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी मानी जाती है। और जो मौसम होता है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय अवधि होती है, यानी कि उष्ण का जो अवधि होता है गर्मी का, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। गुजरात राज्य जो है इसके अनुकूल है, इसलिए वहां गुजरात में कपास की खेती अधिक होती है। ओके, और यदि वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन चीन करता है। चीन के बाद भारत का स्थान आता है, दूसरे नंबर पर है भारत अपना, और भारत में पहले नंबर पर गुजरात है। ओके, तो कपास आप समझ चुके हैं। उसके ऐसे गोलक होते हैं, ऐसे पूरा गोल नहीं होता है, लेकिन ऐसे फूल के आकार का, ऐसे होता है, ऐसे होता है कपास, ऐसे होते हैं। इनमें बीज पाई जाती है, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया को कपास को ओटना बोलते हैं। यानी कि कपास को ओटने के बाद हम क्या बनाते हैं? तंतु बनाते हैं। कपास को तंतु बनाने के लिए कपास को ओटना होता है। कपास को ओटना क्या कहते हैं? कपास को ओटना यानी कि इसमें बीज जो मौजूद होते हैं कपास में, उसे हटाने की प्रक्रिया को ही हम कपास का ओटना कहते हैं, ओटना। ठीक है, अब हम अगला प्राकृतिक यानी पादपीय स्रोत है, वो है पटसन। पटसन का एक और नाम दोस्तों जूट होता है। तो आप इन दोनों में से किसी नाम से तो अवगत जरूर होंगे, पटसन या फिर जूट। ओके, तो ये जो पटसन या फिर जूट होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? पटसन या फिर जूट जो होता है ये इसी नाम के पौधे यानी पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। पटसन का पौधा लगभग इतना बड़ा होता है और इसके जो तना होता है
तना ये डंडा जैसा होता है, यानी कि ठोस होता है। उससे हम लोग पानी में, यानी कि पानी में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो फूल जाता है। उसका जो तना होता है उसके ऊपरी छिलका जो होता है, यानी छाल जो होता है, वो फूल जाता है और उसको खूब पटका जाता है, तो उससे रेशे बाहर निकलती हैं। तो अब वो रेशे बाहर निकल गई, और रेशे जब बाहर निकल जाती हैं तो उनका उपयोग हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण में, या फिर सूत बोरे जो होते हैं, बोरों के भी निर्माण में होता है। बोरा जो होता है उसके निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, पटसन का यूज होता है। अब बात करते हैं कि पटसन का ज्यादा इस्तेमाल का मतलब उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन होता है। तो दोस्तों यदि भारत में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल इसका अग्रणी राज्य है। यानी पश्चिम बंगाल में पूरे भारत का 80 से 81% जूट का उत्पादन होता है। 80 से 81% जूट का जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है। ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल में। और यदि वैश्विक स्तर पर बात करें, वैश्विक स्तर पर यदि बात की जाए तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे भारत में ही होता है। विश्व के कुल जूट का 50%, आधा जूट जो है, आधा से भी ज्यादा भारत उत्पादन करता है। विश्व के आधे से ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। ठीक है, तो पटसन समझ गया। इसे हम देहात भाषा में पटुआ भी बोलते हैं। पटुआ आप लोग सुने होंगे नाम, पटुआ, जिससे रस्सी भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे क्या कहते हैं, पादपीय स्रोत थे, तंतु के पादपीय स्रोत थे। अब अगला है जीव स्रोत। जीव स्रोत क्या होते हैं, तंतु के जीव स्रोत में दो प्रमुख नाम आते हैं। पहला हो गया भेड़, भेड़ बकरी हो गया, सेम हो गया, भेड़ बकरी बोले, मुख्य रूप से भेड़ की बात करेंगे हम। भेड़ बकरी हो गया, या फिर एक होता है कोकून नाम का कीट होता है। कोकून नाम का कीट होता है जिन्हें पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, और उसके बाद उससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। और रेशमी वस्त्रों का कितना ज्यादा अधिक महत्व है बाजार में, या फिर मूल्यवान कितने होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होंगे। तो ये जो भेड़ होते हैं या फिर कोकून जो होता है, इससे हमें छोटे छोटे रेशे प्राप्त होते हैं। रेशे आप समझते हैं, तंतु के सबसे छोटे भाग को हम रेशे बोलते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। और रेशों की कताई करके हम क्या बनाते हैं, तंतु बनाते हैं। और तंतु की कताई करके हम क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं। और धागों की कताई के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है, यानी धागा को भी हम कताई करें तो क्या बनता है, वस्त्र बनता है। पूरे चैप्टर में हम इसी ग्रेड को फॉलो कर रहे हैं, ग्राफ को, इसी ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। तंतु से वस्त्र, धागा बनेगा, और धागा से वस्त्र बनेगा। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं तंतु के पादप एवं जीव स्रोत, जीव जंतु स्रोत। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं कि कताई एवं इसके विभिन्न औजार। तो हम अब बात करेंगे कि आखिर कताई होता क्या है। तो दोस्तों तंतु जो होते हैं, तंतु जो हम, जिसे हम कपास, भेड़ बकरियां या फिर पटसन से जो तंतु प्राप्त करते हैं, उनकी जब हम कटाई करते हैं तो हमें धागा प्राप्त होता है। यानी कि तंतु से धागा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, तंतु से धागा प्राप्त करने की ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। यानी कि ये जो तंतु से धागा बन रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कताई। इसे हम कताई बोलेंगे। ठीक है, तो आप कताई समझ चुके हैं, धागा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कताई बोला जाता है। अगला है कि इसके मतलब कताई तो किया जाता है, लेकिन कताई किन पदार्थों से किया जाता है, इसके स्रोत क्या हैं। तो इनके दो प्रमुख औजार हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहला है तकली और दूसरा है चरखा। तकली कुछ किस प्रकार से दिखाई देता है, हम उसको एक फिगर के द्वारा ड्रॉ करके बताते हैं। तकली का जो ऊपरी भाग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और नीचे आके ऐसा मुड़ जाता है। एक क्या कहते हैं, तलवार की तरह बोल सकते हैं, या फिर जो फंसाने वाला हॉकी स्टिक होता है उस प्रकार का होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तकली बोलते हैं। इसमें ये जो नुकीला वाला भाग होता है, ये नुकीला वाला भाग जो होता है, इसी से ऐसे खोट खोट के और तंतु को अलग करते हैं। और तंतु को अलग करके फिर क्या करते हैं, कताई करते हैं। और कताई के द्वारा क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। ठीक है, तो तकली जो होता है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और इसका प्रयोग किस किस प्रयोजन से किया जाता है, धागा बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। ओके, अब है अगला चरखा। तो चरखा क्या है दोस्तों, ये आप लोग इससे अच्छी तरह से अवगत होंगे। इसका सर्वाधिक जो प्रयोग है, ये जो फेमस कब हुआ था, ये 1920 के बाद फेमस हुआ। 1920 क्यों, आप लोगों को याद होगा कि 1900, जिन्हें याद नहीं है उसे हम
कुछ समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि 1920 में एक आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन जो था उसमें ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज के जितने भी वस्त्र हो गए या फिर जो भी पदार्थ होंगे, यानी कि अंग्रेज के द्वारा उत्पादित कोई भी पदार्थ को अस्वीकार करना, यानी कि उनके बनाए गए उत्पादों का असहयोग करना, उनका हम कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये था गांधी जी का नारा। तो उस समय क्या था कि जो वस्त्र बनकर आते थे वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनकर आते थे। तो गांधी जी ने सोचा कि अब वस्त्र का कैसे हम अपने आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं वस्त्र के लिए। तो उस समय गांधी जी ने अपने आप को अपने आप से ही चरखा धारण किए थे, यानी कि चरखा धारण किए, उससे धागों यानी कि तंतुओं की कताई किए, धागे बनाए और धागों से वस्त्र का भी निर्माण किया। तो ये क्या थी, एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी, मतलब इस प्रोसेस से। और इस कारण से जो चरखा है वो गांधी जी से मतलब इतने पास पास दिखता है, यानी कि चरखा अगर हम बात सुनते हैं तो इससे हमें गांधी जी की याद आती है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बाद किसका, चरखा का अत्यधिक उत्पादन बढ़ा। इसका आकार कुछ इस प्रकार से था। इस प्रकार से कुछ था और इसमें मतलब कपास वगैरह डाल के और धागे उत्पादन किए जाते थे और कपड़े वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो समझ गया कि चरखा क्या होता है, तकली क्या होता है और इससे कताई कैसे की जाती है। कताई समझिए मुख्य रूप से कि तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया जो होती है उन्हें हम कताई बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है। अगला है बुनाई। तो जैसा कि आप शुरू से देखेंगे तो पहले तंतु, उसके बाद क्या, तंतु से क्या संश्लेषित करके यानी कि उन्हें कताई करके क्या बनाते थे, धागा। तो पहले तंतु, उसके बाद धागा, और उसके बाद आखिरी में धागा को क्या करते हैं, धागा से क्या, वस्त्र। तो वस्त्र किस विधि द्वारा बनाई जाती है, इसी बुनाई के द्वारा। तो पहले तंतु, तो तंतु की कताई के बाद धागा, और धागे के बुनाई के बाद क्या, वस्त्र। ठीक है, तो बुनाई क्या होता है कि धागा से वस्त्र बनाने की जो व्यवस्थित विधि होती है, यानी कि दो या दो से अधिक तंतुओं को एक निश्चित और व्यवस्थित रूप से हम जो आकार प्रदान करते हैं और उसे एक यानी कि प्रोसेस के जरिए फॉलो करके और सिलते हैं, यानी कि एक दूसरे में मिलाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, बुनाई कहलाता है। और बुनाई के भी दो मुख्य रूप हैं, यानी कि दो मुख्य प्रकार हैं यहाँ पे, जिसके बारे में हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे। पहला है बांधने के द्वारा, यानी कि बांध कर। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोग बचपन में यानी कि जो ग्रामीण इलाके के होंगे वो बचपन में अपनी मम्मी पापा या फिर दादा दादी जो होंगे उनको चटाई निर्माण करते जरूर देखे होंगे। तो चटाई कैसे बनाते हैं कि उसका एक निश्चित प्रोसेस होता है। यदि आपके मम्मी पापा को चटाई बनाने आता है तो क्या आपको यदि दे दिया जाए चटाई बनाने तो क्या आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, आप उलझ जाइएगा। क्यों, क्योंकि उसका भी एक विशेष प्रोसेस होता है, एक व्यवस्थित प्रोसेस होता है जिसके जरिए क्या बनाया जाता है, चटाई या फिर जो भी हो बनाया जाता है। तो पहला है बांध कर। तो बांध, वह जो चटाई बनाया जाता है वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के बांध लगाया जाता है, उसके बाद चटाई बनती है। तो ये बांधना समझ गए आप, बुनाई में बांधना भी होता है। और दूसरा है बुनाई स्वयं, बुनना। अब बुनना क्या होता है दोस्तों, मुझे एक यानी कि घटना याद आती है। जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं कि लड़कियों को देखते थे टाइम पास के लिए, दो सुई हाथ में ले लिए। कैसा सुई, ऊनी वाला, उनसे जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना वो वाला लेकर और दिन भर करके और वस्त्र बनाती थी, स्वेटर बनाती थी। तो वो जो जिस प्रोसेस के जरिए वो स्वेटर बनाती थी उसी को क्या कहते हैं, बुनाई। आप लोग देखे होंगे ग्रामीण इलाका में ये आम बात है। तो वो बुनाई का जो प्रोसेस करके स्वेटर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बुनना बोलते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग तंतु से वस्त्र तक के सफर को यहाँ पे समाप्त किए हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये तंतु से, जब तंतु नहीं थे और वस्त्र नहीं थे, तंतु नहीं तो वस्त्र नहीं, ये पहला बात आप लोग समझ लीजिए। तंतु है, तंतु संबंधित है धागे से, यानी तंतु धागा से नहीं, धागा संबंधित है तंतु से, और वस्त्र संबंधित है धागे से, और ये दोनों संबंधित है तंतु से, यानी कि ये दोनों संबंधित है तंतु से, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। समझ गए। तो अब जो है हम लोग देख चुके हैं कि तंतु से वस्त्र तक का सफर कैसे हम लोग तय करते हैं, यानी कि तंतु से किस प्रकार कताई के द्वारा धागा बनाया जाता है,
धागा के बुनाई के बाद क्या बनता है, वस्त्र बनाया जाता है। और वस्त्र की सिलाई के बाद, वस्त्र की भी सिलाई होती है, यानी कि यहाँ बुनाई हुई और सिलाई भी होती है, तो सिलाई के बाद क्या बनता है, वस्त्र बनता है। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय इतिहास या फिर विश्व का इतिहास रहा है, उसमें शुरुआत से तंतु या फिर वस्त्र की जानकारी नहीं थी। तो जिस समय तंतु या फिर वस्त्र की जानकारी नहीं थी लोगों को, उस समय लोग क्या करते थे, वृक्षों के जो छाल होते थे, बड़े बड़े छाल, उसका इस्तेमाल करते थे तन ढकने के लिए, या फिर जो बड़े बड़े पत्ते हो गए, अत्यधिक पत्तों का एक श्रृंखला यानी कि झुंड बना लेते थे और उससे अपने तन ढकते थे, और इत्यादि इत्यादि प्रकार के विभिन्न प्रकार के आम मतलब छोटे मोटे काम करके और तन को ढकने का प्रयास करते थे। तो आप जैसे इस प्रकार हम इवोल्यूशन यानी कि हमारा विकास किस प्रकार हुआ है वस्त्र तक का, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार कुछ नहीं था पहले, उसके बाद तंतु का हमें कुछ ज्ञान हुआ, तंतु के बाद हम लोगों ने धागा बनाना सीखा, और धागे के बाद हम लोग क्या बनाना सीखे, वस्त्र भी बनाना सीख गए। तो आजकल वस्त्र कितना जरूरी है ये आप लोग समझते ही होंगे। अब वस्त्र वस्त्र नहीं रहा, ये फैशन हो चुका है। आप कोई भी रिसेप्शन यानी कि कोई भी फंक्शन आप अटेंड करते हैं तो डिजाइन के अब क्या आते हैं, क्लॉथ्स यानी कि वस्त्र उपलब्ध होते हैं सबके लिए, जो कि हमारे ऊपर यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को भी एक अलग रूप प्रदान करते हैं। दोस्तों वस्त्र के इस तंतु से वस्त्र तक के इस सफर को हम आज यही समाप्त करते हैं। आज का चैप्टर यही समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग इसी प्रकार हर एक क्लास के वीडियो को, हर एक चैप्टर के वीडियो को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो शुरू में जो बात बोले थे वही बात अंतिम में बोलकर और इस चैप्टर मतलब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, और उस तब तक के लिए जय श्री राम।